नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राजेंद्र यादव जी की कहानी मेहमान। राजेंद्र यादव जी का प्रसिद्ध उपन्यास सारा आकाश हमारी प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र यादव जी की कहानियाँ भी सुन सकते हैं। हमारे ब्लॉग पे जाकर सारा आकाश से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं कहानी मेहमान। लेखक राजेंद्र यादव। वे आएंगे, इस बात का तनाव तो मेरे ऊपर सुबह से सवार था, लेकिन जब वे आ गए तो यह भी पता नहीं चल सका कि किस सवारी से आए हैं या पैदल ही आए हैं। दरवाजे पर बहुत ही हल्के से ठक ठक हुई। मुझे उनका इंतजार था, इसलिए फौरन समझ गया कि वे ही हैं। लगा जैसे नीचे एक बहुत लंबी गाड़ी आ खड़ी हुई है और वे उससे उतरकर ऊपर चले आए हैं। मैंने अपने हिसाब से घर काफ़ी सवार दिया था, लेकिन जब ठक ठक हुई तो घबराकर चौंक उठा। साथ ही मुझे लगा कि आवाज़ में ही ऐसा कुछ महान और शालीन है कि उनके सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने इशारे से पत्नी को बताया कि वे आ गए हैं। लपक कर दरवाज़ा खुला। बड़ा भव्य वेश था, कुर्ता धोती, कंधों पर कीमती शॉल, बड़ा प्रभावशाली मोहक चेहरा, खुली हुई आत्मीय प्रसन्न मुद्रा, शायद एक प्रभाव मंडल बिखेरती सी। अपने भविष्य के व्यक्तित्व की जैसी मैं कल्पना किया करता था, ठीक वही रूप था। मैंने नमस्कार के साथ ही कहा, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। लगा कुछ और कहना चाहिए था, और वे बड़े ही सहज अपनेपन से मुस्कुराए और कंधे पर हल्के से हाथ रखा भीतर आ गए। सभी हैं? पूछा। जी, मैंने हकलाहट रोककर कहा। हम सब आपके इंतजार में ही थे, लेकिन आपके आने का पता ही नहीं चला। मैं तो सुबह से कई बार नीचे सड़क पर भी झांक आया था, हर आहट पर कान लगाए बैठा था। 2 बार पान वाले की दुकान तक हो आया, उसे भी कहा कि हमारे एक मेहमान आने वाले हैं, कोई आकर पूछे तो घर भी बता देना। लेकिन हो सकता है मैंने यह सब उनसे ना कहा हो और सुबह से ही अब तक की अपनी परेशानी को दोहरा भर लिया हो। मन ही मन कहा इतना ही, पता तो था ही कि आप आ जाएंगे। कल भी सोचा था शायद एक दिन पहले चले आएं। अकेले ही हैं? हाँ भाई, अपना कुछ ठीक थोड़े ही है। उन्होंने शायद रमते राम शब्द को दबा लिया। किस दिन कहाँ होंगे बस इतना पता होता है। मैं आगे चलता चलता वह हाथ धोने की मुद्रा में मुट्ठियाँ मसलता सा उन्हें लिए अंदर आ रहा था, जैसे गलीचे पर ला रहा हूँ। कोई सामान नहीं है? सामान? वे संयत से हंसे। तुम्हारे यहाँ सामान लेकर आता? देख रहा हूँ तुमने तो काफ़ी कुछ जमा लिया है। सब आपकी कृपा है के भाव से मैंने है की मुद्रा बनाई। सामान नहीं है तो कोई बात नहीं। यह पुष्पा ससुरी कहाँ चली गई? जब भी कोई ऐसा आदमी आता है तो यह अदबदाकर रसोई में घुसी रहती है और स्टोव इत्यादि की आवाज़ पैदा करके ऐसा भाव दिखाती है जैसे बाहरी दुनिया का इसे कुछ पता ही नहीं। इस कमबख्त को तो एहसास ही नहीं कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आया है। मैंने बैठक को बड़े ढंग से सजाया था, सारी व्यवस्था उलट पुलट दी थी। ऐसी कोशिश की थी कि बैठक सारे दिन उठने बैठने सोने की जगह न लगे और आभास हो जैसे उनकी तरह के मेहमानों के लिए ही रखा गया स्वतंत्र कमरा है और इसका उपयोग हमेशा ही नहीं होता। गद्दियों के कवर, पर्दे, मेजपोश सब बदल दिए गए थे। मेज पर घड़ी और किताबें रख दी गई थी और ये किताबें अभी तक चारपाई के नीचे बंधी धूल खा रही थी। कुछ नई किताबें मांग लाया था, पुरानी में से चुनकर निकाली थी। बीए में पड़ी गोल्डन ट्रेजरी और रस्किन के निबंध मुझे मेज पर रखने लायक लगे थे। पेन, स्वानिंग, कुछ पत्रिकाएं, फूल, खिले कांच का गोल पेपरवेट, सभी झाड़ पहुँच कर रखे थे। हर चीज़ के वे हिस्से छिपा दिए थे जो मुझे खुद फुअर लगते थे। आज का अखबार बड़े ढंग से मेज पर इस तरह रख दिया था जैसे उसे पढ़ते पढ़ते ही मैं दरवाज़ा खोलने गया था। किसी गंभीर लेखक की मोटी सी किताब यूं मेज पर डाल दी थी कि लगे रात को मैं इसका अध्ययन कर रहा था। रबड़ वाले स्लीपर भी लापरवाही से मेज के नीचे व्यवस्थित कर दिए थे। मेरा सारा घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक भले ही ना हो, मगर मैं ऊंचे मूल्य में संतोष खोजने वाला व्यक्ति हूँ। यह प्रभाव मैं उन पर डालना चाहता था। वे संतोष और हल्की थकावट में आकर कुर्सी पर बैठ गए।
उन्होंने बड़े आराम से दोनों पांव ऊपर समेट लिए और मुझे बेचैनी होने लगी कि पुष्पा अभी तक क्यों नहीं आ रही। मुझे अपनी बैठक, मेज, कुर्सियां, सारा घर बहुत ही बेकार और साधारण लगने लगा। चाहे कुछ कर लो, ये घर एक फटीचर क्लर्क का ही लगता है, जैसे उन जैसे सम्मानित मेहमान के लायक बिल्कुल भी नहीं। यह अनुभूति मुझे उनके भीतर कदम रखते ही होने लगी थी। हालांकि हफ्तों से मैं अपने मन को समझा रहा था कि जैसा बेकार सब कुछ मैं सोच रहा हूँ वैसा सब मिलाकर शायद नहीं है। फिर बड़े लोग दूसरों की मजबूरियाँ समझते हैं और ऐसी छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन अब लगा इन कुर्सियों को तो इनके घर के ईंधन के काम में ले लिया जाता होगा। हालांकि फौरन ही मैंने अपने विचारों को सुधार लिया। इनके यहाँ ईंधन थोड़े ही जलता होगा, बिजली और गैस के नए से नए साधन होंगे, लेकिन निश्चय ही ऐसे पर्दों और मेज पोश से इनके यहाँ फर्श पोंछे जाते होंगे। ऐसी किताबें तो इनके यहाँ के बच्चे और नौकर पढ़ते होंगे और इनके नौकरों के घर मेरे घर से लाख दर्जे अच्छे होंगे। यह इनकी महानता ही है कि ऐसे आराम और बेतकल्लुफ़ी से आकर बैठ गए हैं। मैं अपनी बेचैनी छिपाने के लिए एक बार बालकनी में घूम आया। व्यर्थ पड़ी दिया सलाई को सीख कर किसी को बाहर फेंक दिया। नीचे झाँक कर देखा, मकान मालकिन बड़े बेहया ढंग से बैठी कपड़ों में साबुन लगा रही थी। इस मूर्ख को क्या पता कि ऊपर मेरे यहाँ कौन बैठा है। बड़ा अपने को लाट साहब लगाते हैं ये लोग। यहाँ गंदा मत करो, यहाँ कोयले मत कूटो, सीढ़ियों में चारपाइयाँ मत रखो, एक दिन किराया ना दो तो घर छोड़ने की धमकी। अरे तुम्हारे जैसे 20 मकान खरीद कर फेंक देंगे साले। अपने स्कूटर की ऐसे सफाई करेंगे जैसे एरावत को नहला रहे हों। इनके पास दर्जन भर एक से एक खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। माफ़ कीजिए, मैं अभी आया, मैंने धीरे से कहा और डरते हुए चौके से मैं चला गया। पुष्पा, तुम अजीब औरत हो, झल्लाकर गला भींचे स्वर में मैंने झिड़का। वे आ गए हैं और तुमने अभी तक साड़ी भी नहीं बदली। आ गए? पहले तो वे चौंके, फिर अपनी व्यस्तता में बोली, अभी बदलती हूँ, चाय का पानी रख दो। लीजिए साहब, अब चाय का पानी रखा जाएगा। भीतर वे बैठे हैं और यहाँ अब तक चाय का पानी रखने की शुरुआत होगी। प्लेटों में मैंने मिठाई नमकीन पहले ही रख दिए थे। उन्हें एक बार फिर से देखा। एक एक प्लेट में इस तरह फैला फैला कर रख दिया कि कम ना लगे। फिर भी लग रहा था बेहद कम है और घर का दिवालियापन उजागर होता है। फल सुबह नाश्ते में दिए जाते हैं या खाने में, मुझे याद ही नहीं रहा। अकेले बैठे हैं, इस बोझ से फिर मैं बैठक में लपक आया। पलंग पोश आज ही संदूक से निकालकर बिछाया था। उनकी तह वाले निशानों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये रोज नहीं बिछाए जाते। मैंने हाथ फेरकर सलवटें ठीक की, एक तरफ के छेद को सावधानी से दबा दिया। फिर भी संतोष नहीं हुआ कि कचोट लिए मैं बैठक में आ गया। वे अखबार फैलाकर कुछ देखने लगे थे। हाँ, उन्हें तो देश विदेश की जानकारी रखनी होती है। एक निगाह में सारी परिस्थिति भाप जाते होंगे। हमारी तरह शुरू से आखिर तक पढ़कर भी बात समझ में ना आने की शिकायत उन्हें थोड़ी ही होती होगी। उनकी महत्वपूर्ण एकाग्रता में मैंने बाधा दी। क्षमा भाव से मैं कुर्सी पर जरा सा टिक कर बैठ गया। समझ में नहीं आया क्या बात करूं। आपको तकलीफ तो नहीं हुई? यही सवाल तो उस समय सूझा। बेवकूफ़, उनके लिए ट्रेन में बैठना जैसे अपने कमरे में बैठना है। तकलीफ काहे की? उन्होंने अखबार से सिर उठाया। मुझे सब आदत है, यहाँ उस तरह की सुविधाएं तो नहीं है। मैंने नम्रता से अपने और इस सारे घर के लिए माफ़ी मांगी। क्या बातें करते हो, अपना ही घर है, सभी अपने अपने घर में यूं ही रहते हैं। वे आत्मीयता से बोले, तुम मेरे लिए कुछ भी विशेष मत करो। जी वो तो मैं जानता हूँ, मैंने हल्के से संतोष से कहा। आप महान हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, वरना क्या मैं जानता नहीं हूँ कि आप कैसे रहते हैं, कैसे हैं, यह सब कितना तुच्छ है। एक क्षण को लगा हो सकता है जैसी बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूँ वे बिल्कुल भी ना कर रही हूँ और सचमुच आराम से हो। मैं नीचे पैरों की तरफ देखने लगा। लो, अभी तक मैं नंगे पाँव ही घूम रहा हूँ, जाने क्या सोचेंगे। बौखलाकर एकदम कुर्सी के पास रख के स्लीपर पहनने की इच्छा है, लेकिन बहुत साफ हो जाएगा, धीरे और बेमालूम तरीके से पहनूंगा। उंगलियां और अंगूठों को ऊपर सरकाते हुए मैंने पूछा, आप नहाएंगे या मुंह हाथ धोएंगे? बात मुझे खुद बेवकूफ़ी की लगी। हो सकता है इस समय वे चाय ही पीते हों, कुछ तो पिलाना ही चाहिए था। सब कर लेंगे भाई, यही तो हैं, वे आत्मीयता से बोले। पुष्पा जी नहीं दिख रही। तुम्हारा एक आध बच्चा भी तो है, कहीं पढ़ता है? जी जी जी, वह स्कूल गया है, पढ़ता है। क्या करें, यहाँ कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है। हमने तो बहुत कोशिश की, हालांकि मैंने उसे अपनी हैसियत से ऊंचे स्कूल में दाखिल करवा के रखा है और अच्छे स्कूलों के खर्चों की सोचकर उनके बारे में पता भी नहीं लगाया था।
जिस स्कूल में इस समय वह था उसे लेकर अपनी तरह मुझे गर्व भी था, लेकिन इस समय मुझे लगा जैसे वह अनाथालय में जाता हो। बोला, दोपहर को बस छोड़ जाएगी। सोचा पता नहीं आज पुष्पा को समय भी मिलेगा या नहीं कि जाकर उसे स्कूल से लिवा लाए। सहसा पुष्पा ने कमरे में प्रवेश करके मुझे उबार लिया। वह चाय की ट्रे लेकर आई थी। उन्होंने ऊपर समेटे वे पाँव एकदम नीचे कर लिए, जूते टटोलते हुए वे उठ खड़े हुए। नमस्ते पुष्पा जी, कैसी हैं? आप बैठे रहिए ना, कहते हुए मैंने बढ़कर पुष्पा के हाथ से ट्रे ले ली और उसे सावधानी से मेज पर रखकर उससे कहा, तुम भी बैठो ना। वह साड़ी का पल्ला सिर पर ठीक करके नमस्कार कर चुकी थी। आपने बड़ा इंतजार करवाया, ये तो 2 हफ्ते से परेशान थे कि आप आएंगे। उन्होंने गदगद ढंग से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अरे ये तो इनकी आदत है। हाँ हाँ, यही तो मैं कहती हूँ कि आ रहे हैं तो आए, उनका घर है। उसे लेकर इतना तूफान मचाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं तो आपके लिए कुछ भी खास नहीं करूँगी। जैसे हम खाते रहते हैं उसी तरह आपको भी रहना पड़ेगा। तुम तो झाड़ू लगवाओगी इनसे, मैंने भीतर दांत पीसकर दोहराया। ना मेहमान की हैसियत देखती है ना उम्र, यह बात जरूर कहती है। कहा था साड़ी बदल आओ, लेकिन उसी में चली आ रही है। कोई ख्याल ही नहीं कि कौन आया है, कहाँ से आया। हाँ हाँ, सो तो है ही। मेहमान की इस बात के जवाब में पुष्पा केतली से टिकौजी उतारती हुई कह रही थी, हम तो देखिए किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। साधारण सी हैसियत वाले लोग हैं, दाल रोटी खाते हैं, वही आपको भी देंगे। जी हाँ जी हाँ, सब बता दीजिए कि हम तो भूखों मरते हैं। ये मिठाई और नमकीन सिर्फ आपके लिए आए हैं, वरना हमारे कहाँ ऐसे नसीब। इनसे कहकर कोई अच्छी सी नौकरी लूँगा और फिर इसे मिठाई और फलों से ही ना लाद दिया तो मेरा भी नाम नहीं। इस औरत से मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे कहीं भी सहयोग नहीं देती। हमेशा यही सिद्ध करेगी कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और कम हैसियत वाला आदमी हूँ। और जो हमारे यहाँ आया है वह सड़क पर सफाई करने वाला जमादार है। यह शायद जानबूझकर मानने को तैयार नहीं है कि इनके हमारे यहाँ आने का क्या अर्थ है। इससे हमारी इज्जत कितनी बड़ी है, जाने कितने ऊंचे ऊंचे तो इनके संपर्क हैं। वह तो इनकी कृपा है जो यहाँ आ गए, वरना अशोका और ताज में रुकने वाले आदमी हैं। इस समय यहाँ ये कुल्हड़ छाप चाय पी रहे होते। इस समय इनके चारों तरफ 6 बैरे मंडरा रहे होते। सेक्रेटरी बैठे सारी हिदायतें नोट करा रही होती। टेलीफोन घनघना रहे होते। नीचे लगदग वर्दी में बैठा ड्राइवर झटके से निकलकर दरवाज़ा खोलता और मुझे फिर लगा जैसे नीचे सड़क पर हवाई जहाज नुमा गाड़ी खड़ी है। मैं कुछ अपराधी और कुछ कुछ झल्लाए मन से प्लेटेड ट्रे में से निकाल कर बाहर रखने लगा। मिठाई नमकीन मैं मोहल्ले की सबसे अच्छी दुकान से लाया था, लेकिन इस समय सब एकदम घटिया और बदसूरत लग रही थी। उनमें बाजार की गंध थी। प्लेट प्याले हमारे यहाँ एक भी ऐसे नहीं है कि उनमें ढंग के आदमी को कुछ दिया जा सके। ट्रे में बिछी तौलिया धोबी के यहाँ एक बार धुलकर कैसी खजेली सी हो गई। तौलिया का एक कोना भी उठाया और ट्रे पर छपा कपड़ा मिल का विज्ञापन झांकने लगा। सोचेंगे सालों ने मुफ्ती ट्रे लाकर रख छोड़ी है। मैंने फुर्ती से वह कोना दबाकर उसे ढक दिया। मुझे चाय बेसवाद इसलिए भी लगती रही कि उनके पास कोना झंडा कब पहुंच गया था। खैरियत यही थी कि उनका ध्यान उधर नहीं गया। वे हंस हंसकर पुष्पा से बातें कर रहे थे। चलो, कहीं तो घर जैसा मालूम कर रहे हैं। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? उन्होंने सीधे मुझसे ही पूछा तो मैं चौंक उठा। बात यह है कि मैंने आज की छुट्टी ले रखी है। सोचा आपके आने के बहाने दफ्तर की दुनिया से बाहर रह लेंगे। मैं बिना सोचे समझे बोल पड़ा। बेकार? वे नाराज हो गए। ये सब तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो आज पता नहीं किस किस से मिलना है। हो सकता है दोपहर को खाना भी ना खाऊं। वाह, यह कैसे हो सकता है? पुष्पा ने अधिकार से कहा। आप कहीं भी बाहर नहीं खाएंगे? देखो पुष्पा, मैं शाम को कहीं नहीं खाऊंगा, लेकिन दोपहर के लिए मुझसे जिद मत करो। वे अपनेपन से अंतिम फैसले की तरह बोले। यानी दोपहर के लिए हम लोगों ने जो इतनी चीज़ें बनाई हैं वे बेकार ही चली गई? वे शाम को थोड़े ही चलेंगी। शाम के लिए सब्जियां वगैरह और लानी होगी। तुमने छुट्टी ले ही ली है तो चलो, आज हमारे साथ ही रहो। तुम लोगों से मिला देंगे, हो सकता है कभी तुम्हारे काम ही आ जाए। उन्होंने इत्मीनान से मिठाई मुंह में डालकर चाय का घूंट भरा। हाँ जी, मैं तो खाली ही हूँ, मैं बोला तो ये पुष्पा जी से पुष्पा पर आ गए। मैं 2 मिनट में खाना बनाई देती हूँ, आप लोग खाकर ही निकले। पुष्पा फुर्ती से उठती हुई बोली। नहीं पुष्पा, इस समय नहीं, उन्होंने आग्रह किया। मैं जरा हाथ मुंह धोते ही निकलूँगा। फिर रहने दो ना फिर, मैं मजबूरी के भाव से बोला। मैं नहीं चाहता था कि पुष्पा उन्हें 2 मिनट वाला खाना खिलाए।
माफ़ कीजिए, अभी आता हूँ, कहकर मैं जल्दी से उठा और गुसल खाने में पहुँच गया। उल्लू के पट्टों ने कैसा छोटा सा गुसल खाना बनवाया है, एक खूंटी तक तो लगाई नहीं। बोलो नहाने वाला, तुम्हारे सिर पर कपड़े लटकाएगा। भीतर से किवाड़ बंद करके गुसल खाना मैंने झाड़ू से धो दिया। बीवी को तो इस छोटी सी बात का ख्याल आएगा नहीं। साबुनदानी साफ की, तेल की शीशियां करीने से लगाई, नया साबुन खोलकर रखा और पटरा साफ कर दिया। कोने से एक आध जाला झाड़ा और मुंह धोकर इस तरह निकला जैसे इसी काम के लिए गया था। इनके यहाँ तो शानदार गुसल खाना होगा। गरम ठंडे पानी के टब होंगे, गुसल खाना गरम रखने का प्रबंध होगा। टब, वॉश बेसिन, कमोड सब नए से नए डिजाइन के होंगे, जैसे सिनेमा और होटलों में देखे हैं। क्या करें, अपने यहाँ तो यही है। मैंने मजबूरी से सांस ली। पता नहीं कभी नसीब में होगा भी या नहीं। पुष्पा इस बीच उनसे काफ़ी खुल गई थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब मैं आया तो वे उसकी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे उसकी सुंदरता को निहार रहे हो। चलो, अपनी बेवकूफ़ी और गैर दुनियादारी के बावजूद अगर वह उन्हें एट होम महसूस करा सकती है तो क्या हर्ज है। लेकिन महाराज, आप मेहमान हैं, इसलिए यह दूरी बरत रही है, इज्जत करने का भाव दिखा रही है, वरना यह तो आपके सिर पर सवार हो जाएगी। होंगे आप अपने घर के महान। यह एक बार अगर मुंह लग गई तो किसी की महानता नहीं रखती। आपको पता नहीं है कितनी उज्जड़ और गंवार है, ना किसी को महान सम्मानती है, ना मेहमान को। इसके लिए चाय पी जा चुकी थी। मुझे पता है पुष्पा ने एक बार भी इनसे किसी चीज़ को लेने का आग्रह नहीं किया होगा। जो खुद ही ले लिया सो ले लिया। आप संकोच करें तो आपकी बला से। अजीब खुदगर्ज औरत से पाला पड़ा है। मैं अगर जरा हाथ खींच लूँ तो ना घर में कोई व्यवस्था रहे ना सिलसिला। घर के ज़्यादातर काम अपने जिम्मे लेकर मैंने ही तो इसकी आदतें खराब कर दी हैं। अगर शुरू से ही सख्ती रखता तो एकदम सीधी रहती। उन्होंने कंधों का चादर उतारकर कुर्सी की पीठ पर रखते हुए गुसल खाने की ओर जाने के भाव से पूछा, यहाँ आसपास टेलीफोन तो होगा? मुझे अपने आने की खबर करनी थी 2-1 लोगों को। तुम्हारे सिवाय किसी को भी नहीं बताया है। अजी, लोग चैन लेने नहीं देते फिर। जी, यहाँ तो नहीं है, बाहर निकलेंगे तो बेकरी वाले के यहाँ से कर लेंगे। मैं अपराधी की तरह बोला। उन्होंने सिर्फ मुझे ही सूचना लायक समझा। इस बोझ से झुककर मैंने सोचा, आप चाहे तो शाम तक यही टेलीफोन लगवा सकते हैं। आपके परिचय प्रभाव क्या कम है? आप क्या नहीं कर सकते? एक बार इच्छा प्रकट कर दे, जनरल मैनेजर खुद अपनी देख रेख में फ़ोन लगवा दे। और यह सब सोचकर उनकी मूर्ति मेरे दिमाग में और बड़ी हो गई। इसी तुलना में पुष्पा मुझे और भी फुअड़ लगी। साड़ी लपेटने का यह कोई तरीका है, ढंग है? लगती है जैसे साहब लोगों की आया हो। उनके ऐश्वर्यशाली वातावरण के बीच जब मैंने उसे रखकर देखा, जैसे वह चंदा मांगने आने वाली शरणार्थी औरतों जैसी लगती है। लेकिन यह मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वह जानबूझकर उन्हें महान आदमी मानने से इनकार करती रही है। उसके यहाँ तो साक्षात भगवान भी आ जाए तो कुत्ता बनाकर रख देगी। अरे, तुम मेरी तिल भर इज्जत नहीं करती ना सही, लेकिन जितनी इज्जत मैं दूसरों की करता हूँ उतनी तो कर ही सकती हो। ऐसा बड़ा आदमी मेरे यहाँ मेहमान बनकर आया है, यही सोचकर थोड़ी बहुत इज्जत मुझे बख्श देती तो क्या टोटा पड़ जाता। लेकिन उस कूड़ मगज से ऐसी उम्मीद ही बेकार है। वहीं खड़े खड़े ही पुष्पा कहीं इशारा न कर दे, गुसल खाना उधर है, चले जाइए। इस डर से मैं आगे आगे हो लिया। इधर आइए, आपको गुसल खाना दिखा दूँ। हाँ, जैसे ताजमहल हो। लेकिन मैं उन्हें आगे आगे तक वहाँ तक छोड़ आया। मैं अभी गर्म पानी लाता हूँ। रसोई की तरफ लपका, केतली में पानी खौल रहा था, उसे बाल्टी में उड़ेल कर लाया तो भीतर वे ठंडे पानी से ही हाथ धो रहे थे। मैं घबरा उठा। अरे अरे, ये क्या कर रही है? गर्म पानी है। जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैं पुष्पा के पास आया। वहाँ से बर्तन तो उठा लो। अगली बात दबा गया। बेकार इस समय चकचक होगी। अभी उठा लेती हूँ, आप शाम के लिए सब्जी लाकर रख देना। लीजिए साहब, यह अलग समस्या लाकर खड़ी कर दी। चुटकी बजाते ही विकटतम समस्याएं खड़ी कर देना उसके लिए कितना आसान है। हमेशा आड़े वक्त में उसे ऐसे काम याद आते हैं। वो तो आटा पिसवा लिया था, वरना उसकी भी फरमाइश इसी समय हो सकती थी। झल्लाहट पीकर कहा, तुम मंगवा लेना ना किसी से, मुझे तो इनके साथ जाना होगा, नहीं जाऊंगा तो बुरा लगेगा। उसने बुरा सा मुंह बनाया। यानी मैं उन्हें जरा सी देर बैठा कर सब्जी ला सकता हूँ, इन्हीं से सब्जी लाने को ना कह दूँ? उनकी उपस्थिति में ही यह मुझसे कोई ऊंची नीची बातें कह सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी निकल जाने में भलाई है। कल ही सूट कर प्रेस करा लिया था, लेकिन पहन कर लगा इसे धुला लेना चाहिए था। सामने शीशे में बटलर खड़ा था,
बुला लेने से ही क्या होता है, कपड़ा तो वही कबाड़िया है, ना जाऊं साथ नौकर जैसे लगूंगा। अपने पास तो कहीं आने जाने लायक भी कुछ नहीं। कोट की बाहों से कमीज के गंदे कफ कॉलर ढकते हुए भी ख्याल रहा कि कोई ढके हुए थोड़े ही रहेंगे। जब भी किसी काम के लिए हाथ बढ़ाऊंगा तो दिखेंगे। जेब में कुल 12 रुपये थे। खुशामद से कहा, यार 10-5 रुपये तो दे दो, पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। अरे अभी तो महीना पड़ा है, मेरे पास कुल 20। तो वही दे दो, कहीं से मंगा लेंगे। मैंने उसकी बात को बीच में ही जल्दी मचाने के ढंग पर काट करके कहा, कमबख्त इसी समय सारे महीने का हिसाब समझाएगी। अभी वे निकल आएंगे तो सब धरा रह जाएगा। वे ताजी होकर निकल आए थे। हम लोग इस तरह संभल गए जैसे नेपथ्य से निकलकर स्टेज पर आ गए। कंधे में मैल और जनाने वालों का गुच्छा उलझा था। उन्हें हाथ से साफ करके कमीज से पहुँचते हुए तेल की शीशी लिए बाहर बैठक में निकल आया। गोले का तेल है, मैंने इस तरह बोतल पेश की, अगर चाहे तो वे ना ले। जबा कुसुम की शीशी कितने की आती होगी? ठीक है, लापरवाही से बोले। मैं कहते कहते रुक गया। उसे अपने कोट पर ही रगड़कर सामने कर दिया। उन्होंने इत्मीनान से कंघा तेल किया। चलिए आपको भी घुमा लाएं। वे हंसकर पुष्पा से बोले, ये अब कहाँ, आपको तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना हो। मैंने इस तरह प्रतिवाद किया जैसे सचमुच ही चलने को कह सकती है। भीतर गहरी सांस ली। काश मेरी बीवी ऐसी होती कि आप जैसे आदमी के साथ चलती, पढ़ी लिखी और सलीके वाली। छुरी कांटा पकड़ना तक तो आता नहीं है, मैं भी कहाँ जानता हूँ, लेकिन इसे तो ढंग के बाल बनाने भी तो नहीं आते। आते वक्त कुछ केले संतरे लेते आइए। लीजिए साहब। निकलते निकलते एक फरमाइश दाग ही दी। कद्दू काशी फल के लिए नहीं कहा। मन हुआ वापस जाकर दोनों हाथों से अब उसका गला दबा दूं। अरे जिससे सब्जी मंगाऊंगी उससे यह सब नहीं मंगा सकती। क्यों मेरी फजीहत कराने पर तुली हो? 2-4 आने ज़्यादा ही तो दे आएगा ना वह। मैं अनसुनी किए एक तरफ हटकर खड़ा रहा। वह बेखबर अपने मसूड़े दिखाती उनसे जल्दी आने को कहती रही। इसके चेहरे का भाव कितना सख्त है, वह कहीं और खाकर ना आने का अनुरोध कर रही हो। सड़क पर मैं अपनी बौनी छाया की तरह चल रहा था। काश सड़क पर निकलते ही गंदी नालियाँ, खाली टीन, कागज के थैले ना पड़े होते। आस पास के बच्चे कुछ तमीज़दार ढंग के कपड़े पहने होते और औरतें पेटीकोट ब्लाउज पर कुछ और भी डाल लेती। कुर्ते झबरे और खूबसूरत होते। बाहर निकलकर मैंने कुछ इस तरह देखा जैसे उनकी जहाज गाड़ी को तलाश कर रहा हूँ। इस गाड़ी का एहसास मेरे दिमाग पर लगातार खुदा हुआ था। बेकरी वाले की दुकान पर मैंने भरसक लापरवाही और आत्मविश्वास से कहा था, भाई एक आध फ़ोन करेंगे। कभी 10 पैसे का बिस्कुट भी ना लेने आने वाले इस आदमी को बेकरी वाले ने भी आश्चर्य से देखा था। वह फ़ोन की तरफ इशारा करके उसी संजीदगी से सामने खड़े किसी नौकरनुमा के लिए पहिया घुमा घुमा कर सलाई से तराशता रहा। घड़ी पर लहराती कुर्ते की भव्य आस्तीन वाले हाथ से टेलीफोन उठाकर वे डायल घुमाने लगे। साले तुझे पता है मेरे साथ कौन है? जिन टॉफ़ी और बिस्किटों को सारे दिन खड़े खड़े बेचा करते हैं ना, उनकी तो 4-6 मिले ही होंगी। इनकी मिले होती हैं ये फैक्ट्री। मुझे तुझ जैसे नौकर इनके ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते होंगे। हो सकता है किसी मिनिस्टर कमिश्नर से ही बोल रहे हो। नहीं जी, मुझे तो यही ठहरना था, अपना ही घर है। पता नहीं उधर कौन है, एक अच्छी सी नौकरी मुझे नहीं दिला सकते। फिर 2-3 फ़ोन किए। मैंने जल्दी से रुपया निकालकर दुकान वाले की तरफ बढ़ा दिया। अरे अरे अरे, वे कहते ही रह गए। उनकी जैकेट के बटन ही नहीं खुले थे। इतने बड़े आदमी जिनके एक इशारे पर बड़ी से बड़ी सवारी सामने आकर खड़ी हो जाती हो, उनके सामने स्कूटर या बस की बात बड़ी टुच्ची लगेगी। टैक्सी ही ठीक रहेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ जाए, कितना मीटर बने, देखा जाएगा। सुबह का खाना ही खाते तो 10-15 रुपये ठंडे हो जाते। यही समझूंगा कि वहीं रुपये यहाँ, वहाँ के रुपये यहाँ खर्च कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे देने ही ना पड़े, और देना पड़ भी गया तो यह इन्वेस्टमेंट है। मैंने टैक्सी को संकेत किया। उनके बार बार आग्रह के बावजूद मैं उनकी बगल में न बैठकर ड्राइवर के साथ ही बैठ गया। दिल्ली की टैक्सियों की हालत भीतर से इतनी खराब है, यह मैंने पहली बार देखा। फटी फटी गद्दियाँ, खटर खटर चू चुकी आवाज़ें। पहिए चाहे जिस स्पीड से चले, लेकिन मीटर पर पैसे स्पुतनिक के जैसे आते हैं। हर बार पैसे बदलने के साथ मेरे दिल में खट होता था। बैठे बैठे मुझे व्यर्थ ही पुष्पा पर गुस्सा आने लगा। साली, मैंने तो मन में ही सोचा, समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बात करूं, पर वो तो बात ही करने लगी।
इन बीवी बच्चों और गृहस्थी ने मेरे को किसी भी लायक नहीं छोड़ा। जो कुछ भी बोलूँगा वह नहायत ही छिछला और व्यर्थ होगा। सोचेंगे यह तो टिनियल सा क्लर्क ही है। पता नहीं कैसे उस क्षण में पीछे वाले मेहमान को एकदम भूल गया। गवार, जाहिल, घुन्नी, मैं अगर जूती बराबर नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन यह तो कमीनेपन की हद है कि किसी को एक दिन का मेहमान मानकर उसकी खातिर न कर सके। मान लो एक दिन को कोई बड़ा आदमी अपने यहाँ ही आ गया, तब तब तो